Before going abroad, I watched hundreds of YouTube videos. Everyone talked about beautiful campus, low fees, hostel tours, aesthetic snowfall, foreign lifestyle. बट किसी ने उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जो यहाँ पे एक्चुअल डेली लाइफ में हमें ज़्यादा मैटर करती हैं. और ट्रस्ट मी, कुछ मिस्टेक्स से बहुत पैसा भी वेस्ट हुआ है और कुछ मिस्टेक्स ने तो इतना स्ट्रेस दिया है. तो अगर आप MBBS कोर्स के लिए अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए. आज हम इस वीडियो में ऐसी वो 10 चीज़ों की बात करेंगे जो हर MBBS अब्रॉड स्टूडेंट लास्ट में बोलता है कि काश उन्हें पहले पता होती. तो ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आप उन सारी मिस्टेक्स से बच जाओ जो मे बी आपके सीनियर्स ने करी होंगी. तो आज का हमारा टॉपिक है 10 थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर कमिंग MBBS अब्रॉड. सो लेट्स बिगिन. तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, ये गलती बहुत लोगों ने करी होगी और मैंने भी करी थी, ओवर पैकिंग. हम लोगों ने ऐसे पैकिंग करी थी जैसे हम किसी जंगल में रहने जा रहे हों. 2 बड़े बड़े सूटकेस, इतने सारे कपड़े, किचन का सामान, इतनी सारी मेडिसिन्स, और उनमें से आधी चीज़ें तो कभी यूज़ भी नहीं आई. और मैंने देखा कि कुछ बच्चे ब्लैंकेट्स, पिलोज़ ये सब भी लेकर आए हुए थे. तो हाँ, एसेंशियल होता है ये सब, लेकिन ये तो सब डेली यूज़ का सामान है. ये तो आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ मिल ही जाएगा. वैसे भी जिस कंट्री में ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते होते हैं पहले से ही, तो वहाँ पे ऑलरेडी इंडियन स्टोर्स भी होते हैं, तो ऑलमोस्ट सारा सामान मिल ही जाता है. और यूटेंसिल्स की अगर बात करें तो यूटेंसिल्स भी आपको कुछ ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है. ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में सब कुछ मिल ही जाता है. बस एक अगर कुकर देखें तो वो मे बी बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं मिलता. तो बाकी सब चीज़ें तो हर जगह मिल ही जाती हैं. तो आपको सिर्फ एसेंशियल चीज़ें अपने साथ लेकर आनी है. तो एसेंशियल्स जैसे अपनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स, डॉक्यूमेंट्स, बेसिक क्लोथ्स और अपने फेवरेट इंडियन स्नैक्स, ये सब रख लेना. बाकी ओवर पैकिंग मत करना. अब इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक है वो भी काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कि करेंसी को बिना समझे ही अब्रॉड आ जाना. अब जैसे कि आप एक नई कंट्री में आओगे तो वहाँ की एक नई करेंसी होगी, तो आप जो कुछ भी ख़रीदो, जो कुछ भी आप बाय करो, तो उसको एक बार INR में कन्वर्ट करके देख लोगे तो आपको वो सब डिफरेंस समझ आने लगेगा. आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपका खर्चा कितना हो रहा है. नहीं तो स्टार्टिंग में नई करेंसी रहेगी, आप सब कुछ एक्सचेंज किए बिना ख़रीदते जाओगे और कब आपके INR ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. तो ये एक्सचेंज का आप अपने माइंड में लेके चलना कि ये INR में इतना हो रहा है, तब आपको एक बेसिक आइडिया भी लग जाएगा. और एक और गलती है जो आप कभी मत करना, एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज कभी मत कराना, क्योंकि यूजुअली बहुत ही ख़राब रेट्स होते हैं. अपने पास इमरजेंसी कैश हमेशा रखना और इंटरनेशनल कार्ड्स जो हैं उनके चार्जेस को भी अच्छे से समझना. कौन से कार्ड आपके लिए सही रहेंगे यहाँ पे लाने के लिए, उस पर भी हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, वो जल्दी ही चैनल पे अपलोड कर देंगे. तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना. तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा आपके पास कब पैसे आए और कब पैसे गए, कोई हिसाब कभी समझ नहीं आएगा. इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कि एयरपोर्ट पे लैंड करते ही सिम कार्ड ले लेना. और जो बच्चे हमारे थ्रू आते हैं तो हम लोग तो उनको सिम कार्ड प्रोवाइड करते ही हैं, क्योंकि आप पहली बार एक किसी नई कंट्री में आए हो और वहाँ पे बिना सिम कार्ड के मतलब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. हम अपने सारे जो भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू आते हैं उनको हम लोग सिम कार्ड एयरपोर्ट पे ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सिम कार्ड से फिर आप अपने पेरेंट्स को कनेक्ट कर सकते हो. ट्रांसलेटर वगैरह में भी सिम कार्ड काम आता है. और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पहली बार बच्चा बाहर गया होता है किसी नई कंट्री में, तो इस सब रीजंस की वजह से सिम कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो कभी भी घर से बाहर नहीं रहे और पहली बार किसी नई कंट्री में अलग आ रहे हैं. होम सिकनेस को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप आओगे तब कुछ दिन तक ये चीज़ फील होती है कि आप अपने घर से दूर हो, एक नई कंट्री है, एक नया कल्चर है, सब नए नए लोग हैं, नए दोस्त हैं. कुछ फेस्टिवल्स भी आएंगे जिसमें आप अपने घर वालों के साथ नहीं रहोगे, तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ज़रूर फील होती हैं. होम सिकनेस हर बच्चे को फील होता है जब वो स्टार्टिंग में आता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप नए फ्रेंड्स बनाओगे, ये सब कल्चर वगैरह में अडाप्ट कर लोगे, तो ये सब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. फिर आपको थोड़ा एक्साइटिंग लगेगा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी. तो बस यही है कि हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है, अडाप्ट कर लिया है तो बढ़िया है.
इसके बाद जो अगला रियलिटी चेक है वो है विंटर्स। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे काफ़ी स्टूडेंट्स डालते भी रहते हैं कि स्नोफॉल, एस्थेटिक व्यूज़, एक सुंदर सा व्यू, और मतलब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है वो सब पिक्चर्स और वीडियोस में। लेकिन जब आप ये सब रियलिटी में देखोगे तो हाँ, स्टार्टिंग में स्नोफॉल देखोगे और अच्छा सा लगेगा, इतना प्यारा सा व्यू लगेगा, लेकिन जब डेली डेली वही देखोगे और उसी कंडीशन में आपको डेली क्लास जाना पड़ेगा और वो भी सुबह 8 बजे, तब आपको पता चलेगा कि स्नोफॉल सुंदर है या फिर आपके लिए एक सज़ा है। हाँ, नो डाउट देखने में बहुत सुंदर लगता है, जब स्नोफॉल होती है तब भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डेली डेली वही और डेली उसी वेदर में बाहर जाओगे, माइनस टेम्परेचर में, आपको अगर एक सिंपल आपको ब्रेड लेने जाना है तो भी आप स्नो बूट्स पहनोगे, जैकेट पहनोगे, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं मैनेज करना। तो विंटर्स के लिए आपके पास एक अच्छी स्नो जैकेट होनी चाहिए, अच्छी वाली, और थर्मल्स, बूट्स, ये सब बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं। और वैसे भी मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आपको कंट्री ऐसी चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे आपको वेदर मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे इतनी स्नो हो रही है, मोस्टली टाइम आपका स्नो ही रह रही है, तो वहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल होता है। आप कंट्री थोड़ी सी ऐसी चूज़ करो जहाँ का वेदर आपके लिए मैनेजेबल हो। हाँ, स्नोफॉल हर जगह होगी, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस भी मैटर करता है। और वैसे स्नो को कितना भी ख़राब क्यों ना बोलो, लेकिन देखने में तो स्नो अच्छी ही लगती है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि लैंग्वेज बैरियर। सबको लगता है कि इंग्लिश मीडियम है यानी सब कुछ इंग्लिश में होगा। हाँ, क्लासेस इंग्लिश में होगी, नो डाउट यूनिवर्सिटी का आपका पूरा करिकुलम इंग्लिश में ही चलेगा, सब पढ़ाई वगैरह सब इंग्लिश में होगा, एग्ज़ाम्स इंग्लिश में होंगे। लेकिन जब आप बाहर किसी लोकल से इंटरेक्ट करोगे तब तो आपको थोड़ी बहुत लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए। इवन अगर आप पेशेंट से भी इंटरेक्ट करोगे तो सारे पेशेंट्स इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश मीडियम लिखा है यानी सारे कंट्री में सब लोगों को इंग्लिश आती ही होगी, लेकिन आपको रियलिटी ये है कि यहाँ के आपको थोड़ी बहुत लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए। तो बेसिक वर्ड्स जैसे वही हेलो, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी बेसिक लैंग्वेज, उनकी लोकल लैंग्वेज में आनी ही चाहिए। काउंटिंग ले लो, प्लीज़, हेल्प, इमरजेंसी, ये सब चीज़ें आपको बोलनी आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अपने घर जैसा इंडियन फूड आप हर जगह एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, ये होता है कि बहुत सारी या फिर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस अवेलेबल होती है, लेकिन आपको ये पता है कि मेस का खाना तो फिर मेस का खाना ही होता है, घर जैसा खाना तो नहीं होता। और इवन काफ़ी सिटीज़ में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ होते हैं, लेकिन अगर डेली डेली बाहर खाओगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ओकेजनली आपको कोई बाहर खाना खाना हो तब इंडियन रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, ये सब ओके है। मेस का खाना डेली डेली खाओगे तो बट ये नहीं बोल सकते कि एकदम घर जैसा खाना ही है। तो आई सजेस्ट कि आप बेसिक कुकिंग स्किल्स भी सीख लो। अब जैसे यहाँ आने से पहले कुछ ऐसी 4-5 बेसिक चीज़ें जैसे दाल, चावल, अपना ब्रेड ऑमलेट, ऐसी मतलब कुछ 2-3 बेसिक चीज़ें आप बनाना सीख लो, कोई भी बेसिक सब्ज़ी जो आपको लाइक सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। बेसिक ग्रोसरीज़ तो हर किसी कंट्री, हर किसी सिटी में मिल ही जाती हैं। कुछ ऐसी 1-2 लिमिटेड चीज़ें हैं जो नहीं मिलती, बट मोस्टली चीज़ें जो हम लोग अपना खाना बनाने में यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट मिल ही जाती हैं। अब इसके बाद एक ऐसी नेक्स्ट चीज़ जिसके लिए भी आपको तैयार रहना है वो है हिडन एक्सपेंसेस। तो मोस्टली बच्चों के कंसल्टेंट्स उन्हें बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर से ट्यूशन फ़ी लगेगी, हॉस्टल लगेगा, मेस लगेगा। वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके नहीं बताते हैं, कुछ हिडन कॉस्ट रह जाती हैं जो मैक्सिमम बच्चों के कंसल्टेंट उन्हें नहीं बताते हैं। और हम तो इवन सब कुछ स्टूडेंट को पहले से बता के चलते हैं कि कहाँ पे आपकी क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है। हम सब कुछ सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही क्लियर करके चलते हैं। इवन ये जो चैनल है, ये चैनल बनाने का मेन मोटिव भी यही था कि बच्चों को हर एक चीज़ क्लियर हो, उन्हें पता चले कि कहाँ कहाँ उनके कंसल्टेंट लोग नहीं उनको पैसे बताते हैं, तो वो चार्जेस यहाँ पे आके हर बच्चे को देने पड़ते हैं। तो अगर आप हमसे गाइडेंस ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बता के चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर से, फर्स्ट ईयर का तो चलो छोड़ो, सेकेंड ईयर से भी हम आपको बता के चलते हैं कि यहाँ इस चीज़ में आपके और पैसे लगेंगे। वो सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से सबको क्लियर करके चलते हैं। तो बेसिकली आपको स्टार्टिंग से सारे एक्सपेंसेस को समझ के चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में अगर कोई हिडन कॉस्ट निकल के आती है तो वो आपके बजट में एक मेजर चेंज लेके आती है। तो स्टार्टिंग से अगर आपको सारी कॉस्ट का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन मिलेगा तो वो आपके लिए ईजी रहेगा।
इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ ऐसे बड़े बड़े इंस्टाग्राम एड्स या फिर कोई भी ऐसा प्रमोशन देख के कंसल्टेंट पे भरोसा कर लेते हैं। कुछ लोग एडवर्टाइज़ करते हैं कि 17 लाख में पूरा MBBS ख़त्म, 20 लाख में पूरा MBBS ख़त्म, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के रखते हैं। तो आप उनकी बातों में कभी मत आना। वो लोग कभी भी एग्जैक्ट आपको ब्रेक डाउन नहीं समझाते हैं। वो सिर्फ आपको इतना समझाते हैं कि हमारा 17 लाख का या हमारा 20 लाख का पूरा पैकेज है, ये आपको ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट में करके पे कर देना है। बट आपको उन पे कभी भरोसा नहीं करना। आपको उनसे एग्जैक्ट हर एक चीज़ का ब्रेक डाउन ले लेना है कि कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है। उनसे एग्जैक्ट ट्यूशन फ़ी लो और उस ट्यूशन फ़ी को आप कैलकुलेट करो कि 6 ईयर्स में आपका एक्चुअल कितना खर्चा हो रहा है। कोई बोल रहा है कि गारंटीड FMG, गारंटीड PG, तो आपके फ्यूचर की कभी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। हमेशा आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो रियल ग्राउंड रियलिटी जानते हो, जो जानते हो कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है। ना कि आप ऐसे एजेंट्स पे ट्रस्ट करो जो कभी उस कंट्री में गए ही नहीं है, कभी उन्होंने यूनिवर्सिटी सामने से देखी ही नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करो जिन्हें ग्राउंड रियलिटी पता हो। तो ये सब चीज़ों पे रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसे बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देख के उससे अट्रैक्ट मत हो जाना। हमेशा खुद से रिसर्च करो, क्योंकि मोस्टली एजेंट्स जिन्होंने कभी वो यूनिवर्सिटी देखी ही नहीं है, कभी वहाँ गए ही नहीं है, तो वो लोग मोस्टली आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के उसके बाद उनका सारा काम ख़त्म हो जाएगा। वो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे छोड़ेंगे और बस दैट्स इट। आगे आप कैसे अपना सारा प्रोसेस कर रहे हो, कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो, उस चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको कुछ नहीं पता FMG क्या है, क्या कैसे प्रिपरेशन होती है। तो आपको कभी भी ऐसे फ्लैशी एड्स और बड़े बड़े प्रमोशंस को देख के अपना कंसल्टेंट सिलेक्ट नहीं करना है। तो अब इसके बाद एक लास्ट फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं तो किसी ने अपना पासपोर्ट खो दिया, किसी ने अपनी मार्कशीट, कोई मतलब बच्चे पासपोर्ट तक खो देते हैं। तो इसके बाद वो सब चीज़ें वापस से करवाना बहुत बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। तो आपको अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसका आपको अपने पास स्कैन कॉपी रखना ही है, अपने ड्राइव पे या कहीं पे भी। ये सारी चीज़ों का अपने पास बैकअप रखो। आपकी मार्कशीट 10th की, 12th की, आपका नीट का स्कोर कार्ड जो FMG के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास ये सारी चीज़ों की स्कैन्ड कॉपी हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। और वैसे भी मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी मार्कशीट और आपका नीट का स्कोर कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में ही सबमिट हो जाती हैं, और जब लास्ट में आपको डिग्री मिलती है तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी वापस दे देती है। लेकिन आपके पास आपका पासपोर्ट होता है तो आपको वो संभाल के रखना है। बहुत बच्चे पासपोर्ट खो देते हैं। और इसके बाद आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपकी मार्कशीट्स, इन सब की स्कैन कॉपी आपको हमेशा अपने पास फ़ोन में अवेलेबल रखनी ही है। इन शॉर्ट आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास अच्छे से संभाल के रखने हैं, क्योंकि आपको कब किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए आपको नहीं पता होता। और नीट का स्कोर कार्ड तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने पास संभाल के रखना है। तो यही वो ऐसी 10 चीज़ें थी जो मैंने, या फिर हर एक ऐसा MBBS अब्रॉड स्टूडेंट ये सारी चीज़ों को फेस करता ही है। और लास्ट में वो बच्चे सोचते हैं कि काश हमें ये सब चीज़ें पहले से पता होती। आपको ये सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप ये सारी मिस्टेक्स एटलीस्ट आप ना रिपीट करो। तो अब्रॉड लाइफ डेफिनेटली बहुत अमेजिंग है। आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आप इंडिपेंडेंट बनते हो, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही हैं। तो बेसिकली एन्जॉय योर जर्नी। ये काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है। आप बहुत सारे अच्छे फेजेस आएंगे, बुरे फेजेस आएंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आप कुछ कुछ सीखोगे, कुछ नए फ्रेंड्स बनाओगे, इंडिपेंडेंट बनोगे, कुछ चैलेंजेस फेस करोगे, बट एट द एंड आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी। तो आई शुड से कि आप अपनी जर्नी को अच्छे से एन्जॉय करो, बट एन्जॉय के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को मत भूल जाना। अपनी स्टडीज़ पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड सबका यही गोल है कि आपको FMG, नीट, PG अच्छे रैंक से निकालना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। और इवन हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया हुआ है MBBS अब्रॉड 2026 करके। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और बायो में भी है, तो आप वहाँ से भी जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। अंटिल देन टेक केयर।